हाय फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं स्मार्ट गणपति क्लास में पहली मास्टर क्लास कराने जा रहा हूँ। तो मैं अपनी पहली मास्टर क्लास में कुछ नहीं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर समझाने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 10th की है। तो इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। तो इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा प्रकाश। प्रकाश है क्या? प्रकाश मतलब कि प्रकाश है क्या, शब्द कौन सा आ गया है प्रकाश। तो प्रकाश है एक ऊर्जा है, किताब की परिभाषा है हमारी, इसको मैं लिख देता हूँ। किताब की परिभाषा, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाश का टॉपिक हमारा, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आप देखो, जैसे ही हमने अपने घर में देखा है, तो लाइट अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो लाइट बल्ब जल जाता है, मतलब कि लाइट आ जाती है, लाइट जल जाती है, चारों तरफ हमें दिखने लगता है, रोशनी हो जाती है, वो एक प्रकाश है। अब प्रकाश एक ऊर्जा है। अब पूछोगे कि ऊर्जा क्या होती है। जैसे कि अब आपने देखा होगा, जब हम कभी भागते हैं, खेलते हैं, तो हम थक जाते हैं बहुत। फिर कुछ देर आराम करने के बाद हम फिर दोबारा क्या कहते हैं, खेलने चले जाते हैं। मतलब कि क्या हुआ, हमारे अंदर ऊर्जा खत्म हुई और ऊर्जा फिर दोबारा हमने सो के आराम करके प्राप्त कर ली। इसी प्रकार प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ओके। दूसरा टॉपिक आता है प्रकाश की गुण। जिस प्रकार आपने देखा होगा, हर किसी के कुछ ना कुछ गुण होते हैं। जैसे कि मेरा गुण है कि मुझे ना क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, और इसी प्रकार क्या कहते हैं, प्रकाश के भी कुछ ना कुछ गुण होंगे। तो प्रकाश का गुण है, प्रकाश के में आपको बहुत गुण होते हैं, तो मैं आपको कुछ गुण बताता हूँ। जैसे कि आपको मैं 4 पॉइंट बताता हूँ। तो प्रकाश का पहला गुण है, पहले लिखता हूँ मैं, प्रकाश के गुण। ओके। तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि पहला पॉइंट बताता हूँ कि पहला पॉइंट हमारा है क्या। तो प्रकाश के गुण का पहला पॉइंट है हमारा कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, मतलब कि सीधा चलता है, सीधी रेखा में। तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, प्रकाश का पहला पॉइंट है प्रकाश के गुण का, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। मतलब कि वह प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, यो नहीं कि कभी टेढ़ा गया, सीधा गया, फिर यो हो गया, नहीं, वो सीधा चलेगा प्रकाश। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा, प्रकाश की चाल आती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये बात बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि आगे जाके हमें सवालों में न्यूमेरिकल में प्रयोग करेंगे इसकी चीज का। तो आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे कि एक माध्यम, मान लो, मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले। प्रकाश पहले लिख देता हूँ, प्रकाश जब एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। ओके। तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है।
इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा चाल बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये एक माध्यम है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये है पानी, ये समुद्र है, आप मान लो ये समुद्र है, ओके। और ये है आसमान, तो आसमान से ये सूर्य है, यहाँ से ये प्रकाश आया, प्रकाश की किरण आ रही है तो समुद्र में गया। अब ये यहाँ पे मतलब कि पानी में जाते खेमियों इसकी दिशा बदल गई और ये कम स्पीड पे, यहाँ से तो स्पीड में आ रहा था तो यहाँ पे आके ये कम स्पीड हो गई इसकी, तो यहाँ पे आके ये धीरे स्पीड में जा रहा है और इसकी दिशा बदल गई। इसको सीधा जाना चाहिए था, यहाँ पे आके ये टेढ़ा हो गया। तो मतलब कि ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल गई और चाल बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए चलते हैं प्रकाश के गुण के चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट है हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, किताबी भाषा जो है हमारी। प्रकाश ओके, प्रकाश जब किसी चिकने व पॉलिश की गई सतह पर टकराता है तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है, ओके, लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेन टॉपिक है, इसके बाद मैं अभी इसी टॉपिक को समझाऊंगा, तो उसको मैं अभी समझा देता हूँ। ये क्या है चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में हमारा प्रकाश जब, ये प्रकाश है, इसको मान लो ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश जब चिकना है तो पॉलिशदार, इसको मतलब कि पॉलिश करके इसके चिकना बना दिया, पॉलिशदार सतह पर टकराता है, ये गया टकराया तो वह उसी माध्यम में, यहाँ से आया था यानी कि ये सीधी पट्टी हो गई है, तो उसी माध्यम से में लौट जाता है, ये टकरा कर उसी माध्यम में लौट गया, तो ये क्या हो गया, इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब मैं इसको समझाता हूँ अलग हेडिंग में। तो तीसरा टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो मैं समझा देता हूँ इसको मस्त तरीका से। प्रकाश का परावर्तन, तो इसको अच्छी तरीके से हेडिंग में लिखवा दूं मैं, तो लिखवा देता हूँ। तो वो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश भाई ऊपर की लाइनें किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। इस घटना को
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन है हमारा जब प्रकाश, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ चित्र के द्वारा। ये चिकना है, ये चिकना पारदर्शी माध्यम है, मतलब कि ये कोई शीशा है, शीशा मान लो या फिर टेबल मान लो, कुछ भी। ये चिकना पारदर्शी सतह है पर आपतित होता है। आपतित का मतलब क्या? आने वाली किरण, जो किरण आती है ना प्रकाश की, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो इसको बोलते हैं आपतित, आपतित किरण। ओके, आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग, मतलब कि ये जो है ना यहाँ से, उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है, और जो किरण जाती है उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। तो ये क्या है हमारी परावर्तित, परावर्तित किरण। ओके, ये हमारी परावर्तित किरण। तो यहाँ से एक हमारी परिभाषा है, देखो इसको। जब प्रकाश किसी चिकने व पारदर्शी किसी चिकने सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि ये जो है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हमने एक अभिलंब लंब डाल दिया, तो इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ओके, ये हमने जो डाला ये एक लंब है, अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। और जिस बिंदु पर आती है आपतित किरण, उस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं हम? आपतन बिंदु। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इनकी परिभाषा। और देखो आपतित किरण, ये आपतित किरण है तथा अभिलंब, इन दोनों के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं हम? आपतन। इसको मैं वहां पे लिख दूंगा बाहर। ओके, और ये इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के भी बीच में एक कोण बनता है, उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। आई मतलब आपतन कोण तथा आर मतलब परावर्तन कोण। ओके, तो देखो प्रकाश का परावर्तन कब होता है? जब ये सारी चीजें होती हैं। जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तब मतलब अर्थात परावर्तित हो जाता है। उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो इसमें कुछ परिभाषाएं होती है। आपतित किरण किसे कहते हैं? जो प्रकाश की किरण आ रही होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अब आप पूछोगे कि परावर्तित किरण कब होती है? आपतित किरण चिकनी सतह पर जिस बिंदु पर टकराकर परावर्तित होती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और अब आप पूछिए अभिलंब क्या होते हैं? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य बने लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतन बिंदु भी तो आता है एक हेडिंग, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु जो है हमारी, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब दो चीज और बची हमारी, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो उसकी साफ साफ हेडिंग है इसको। देखो, जो अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में मध्य में बन रहा है कि मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा, इसको मैं डाल लें। चलिए फ्रेंड्स, हमने अभी आपको समझाया था प्रकाश का परावर्तन। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। जब आप सोचो, जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब भी बनेगा। अब पूछोगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो पहले मैं आपको प्रतिबिंब की किताबी परिभाषा लिखवाता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखो, प्रतिबिंब हेडिंग डालता हूँ, प्रतिबिंब चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या होता है प्रतिबिंब? किसी वस्तु से, किसी कोई वस्तु है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन
या अपवर्तन के पश्चात, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ओके, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या है? हमारी परिभाषा है प्रतिबिंब की किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन, जो मैंने आपको बताया था, किसी चिकने सतह पर आपतित होती है किरण, तरफ परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में, उसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये वही वाला परावर्तन है, परावर्तन या अपवर्तन। अपवर्तन भी मैंने आपको बताया था प्रकाश के गुण में कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन होता है हमारा, जैसे कि समुद्र में हमने सूर्य की किरण आती है, उसमें दिशा चाल बदल जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, कोई बिंदु है उस पर मिलेगी, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो पहली बिंदु से चली गई प्रकाश की किरण उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं। आपने देखा जैसे कि हम कभी पानी में अपना देखते हैं तो हम उसमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, मतलब कि हम वस्तु हैं, हमसे प्रकाश की किरण चली, पानी में गई, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन में कहीं ना कहीं जाके किसी बिंदु पर मिल गई जिसपे हमें पानी में हमें हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है, उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक होता है, मतलब कि ये सच में है, सच में प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे कि हमने शीशा लिया, शीशा में हम देख रहे हैं, तो जो दर्पण होगा, दर्पण में तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हम देखेंगे तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमने ले लिया उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में होता है आभासी। आभासी मतलब कि जिसमें प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, मगर प्रतिबिंब बनता नहीं है, बनता हुआ प्रतीत होता है। उसी प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब सच में बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा है, तो हम उनको लिखवाते हैं। पहले लिखवाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा है। वास्तविक प्रतिबिंब, इन तीनों की परिभाषा ही एक जैसी है, तो उनमें कुछ ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। बहुत सिंपल है ये, मैं समझाता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु से, किसी कोई वस्तु में, मतलब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, आप लिख लेना। देखिए, तो किसी वस्तु से, जब कोई वस्तु है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मतलब कि वास्तव में मिल रही है, ये वस्तु गई, परावर्तन हुआ इसका, यहाँ पे मिली, दूसरी किरण की वस्तु गई, परावर्तन हुआ, ये भी यहाँ पर मिली। तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा अवतल दर्पण, आपको मैं बताऊंगा अवतल दर्पण आगे कौन सा होता है। अवतल दर्पण मैं अभी आपको बता देता हूँ, अवतल दर्पण एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसको हटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, पहले टॉपिक पे चलते हैं। किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि जैसे कि आप सिनेमा हॉल गए होंगे, तो सिनेमा हॉल में हम पर्दे पर पिक्चर देखते हैं, तो उसको पर्दे पर प्राप्त करते हैं, तो वो कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसे पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, मैं बोल के बताता हूँ। किसी वस्तु से चलने वाली, कोई वस्तु है उससे प्रकाश की किरण चल रही है, चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन, जो मैंने आपको प्रकाश की किरण में समझाया था, कि पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मतलब कि हमको दिख रही है, ये मिल रही है बिंदु, इस ये बिंदु है, ये वस्तु है, इस पे ये भी किरण है, मतलब कि दो किरण इस बिंदु पर मिल रही है,
तो क्या है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तव में दिख रहा है, हमें मिल रही है, तो वास्तविक जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब चलते हैं आभासी प्रतिबिंब पे, अगले टॉपिक पे। आभासी प्रतिबिंब, ओके। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब अर्थात जिसे पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके। अब आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, आप नोट कर लेना। जिस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु पर नहीं मिलती है, किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, दोबारा बोलता हूँ। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रथम बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आता रहता है पेपर में, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो मैं आपको 3 अंतर लिखवा देता हूँ, कुछ नहीं है। इसमें पहले वो लिखता हूँ इधर की साइड वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तथा इधर की साइड लाइन खींच के लिख देता हूँ आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, देखो वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो पहला पॉइंट है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा, जो मैंने बताई थी बोल के, मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। तो पहले पॉइंट में लिखवा ही देता हूँ, हटाओ। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या वास्तव में, इस शब्द का जरूर ध्यान रखना, वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है हमारा कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में लिखते हैं पहला पॉइंट। तो इसी की तरह है बिल्कुल, बस वास्तव हटा देना है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ पे लिख देता हूं, प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन ही लिख देता हूं, सिर्फ परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती है, वास्तव में नहीं मिलती है, परंतु
परंतु दूसरे बिंदु से उसे आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में मुख्य अंतर क्या है? पहला, वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में पहला पॉइंट क्या है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, दूसरा पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब को तो क्या कहते हैं? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये परिभाषा है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ओके, दूसरा, यहाँ पे भी दूसरा आभासी प्रतिबिंब में लिखते हैं दूसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंतर में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किया जा सकता है। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तो अंतर में तीसरा पॉइंट है हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, मतलब कि जब भी बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा। लिख देते हैं इसको, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट है इसका, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो इसके तीन अंतर हैं। पहला, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब में पहला पॉइंट है किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी वास्तव में मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से वास्तव में नहीं मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा पॉइंट है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक दर्पण पे। अगले टॉपिक दर्पण पे। तो दर्पण मैंने हेडिंग लिख ली है। तो दर्पण में क्या है? दर्पण की मैं परिभाषा बताता हूँ। किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलेज व लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। जैसे कि पहले परिभाषा लिख लीजिए आप, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर
पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। ओके, देखो दर्पण की परिभाषा है हमारी, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया है तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। अर्थात जैसे कि आपने पारदर्शी अपारदर्शी जानते हो, पारदर्शी शीशा अपारदर्शी शीशा जिसके हम आर पार देख सके पारदर्शी होता है। जैसे कि पानी के हम आर पार देख सकते हैं, वो क्या है? पारदर्शी। अपारदर्शी जैसे कि हमने एक पानी में लाल रंग डाल लिया कुछ गहरा सा, अब हम उसमें मतलब कि डाल रहे हैं तो क्या कहते हैं लाल रंग, तो हमें नीचे का तल तो नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। अब इसी प्रकार कांच होते हैं हमारे शीशे जो हम लगवाते हैं जंगलों में, तो कुछ पारदर्शी शीशे होते हैं कुछ अपारदर्शी। जिन शीशों के हम आर पार देख ले वो पारदर्शी होते हैं और जिन शीशों के हम आर पार ना देख सके उन्हें कहते हैं अपारदर्शी। तो पारदर्शी अपारदर्शी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो किसी चिकने पारदर्शी मतलब कि शीशा है पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर किसी कोई पारदर्शी शीशा है उसकी किसी भी इधर की साइड या पीछे की साइड फिर कलई कर दें या फिर लाल ऑक्साइड एक पदार्थ है इसका लेप कर दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। जो निकाय बचता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, वह दर्पण कहलाता है। जैसे कि मान लो ये है क्या कहते हैं कांच, पारदर्शी कांच, और इधर मैंने क्या कहते हैं लेप कर दिया लाल ऑक्साइड का या फिर कलई कर दिया, तो ये तो दर्पण तो बन गया। और परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? ये वाला जिसपे कलई ना हुई। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे जो है हमारा समतल दर्पण। ओके, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण वे दर्पण जो समतल होते हैं उन्हें समतल दर्पण कहते हैं। इसकी परिभाषा में कुछ नहीं है, इसे लिख देता हूं फिर भी। चलो, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ओके, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उन्हें समतल दर्पण कहते हैं। उन्हें समतल दर्पण कहते हैं। ओके, तो अब मैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना दिखाता हूँ आपको कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अगला टॉपिक इसी में लिख लेते हैं हम, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब द्वारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। ओके, मैं चित्र बना लेता हूँ। चल चलते हैं समतल दर्पण का प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है ये मैंने बना दिया है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं तो ये देखो एक दर्पण है पार्सल शीशा है, पार्सल नहीं है पारदर्शी, सॉरी पारदर्शी शीशा है जिसके एक ओर मैंने कलई कर दी है, इसको दर्पण बना दिया मैंने। ये वस्तु खड़ी है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है जिसे हमने बी से डिनोट किया है, इसे यू से। ओके, तो देखो इसका पहला पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में प्रतिबिंब जो है आभासी एवं सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। ओके, प्रतिबिंब देखो ये वस्तु है, प्रतिबिंब का वस्तु ये रहा, आभासी है, दर्पण के इधर की साइड है तो क्या है? सीधा है, वस्तु के बिल्कुल बराबर। और दूसरा पॉइंट है वस्तु से उतनी दूरी पर बनता है
सॉरी दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है, दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जिसकी बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। अर्थात दूसरे पॉइंट का मतलब है जैसे कि ये वस्तु है, दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब में है उतनी दूरी पर बनेगा जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी, जू की जितनी दूरी होगी उतनी ही पी की दूरी होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा वस्तु का आकार, सॉरी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की बात चल रही है यहाँ पे, प्रतिबिंब की से लेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ओके, तीसरा पॉइंट और है जो आपके अभी समझ नहीं आएगा, अभी मैं अगली में बताऊंगा कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तनीय होता है, पार्श्व परिवर्तनीय होता है। ओके, अब आप सोचे होंगे कि पार्श्व परिवर्तनीय कौन सी नई चीज आ गई, कि जैसे कि अब हमने देखा होगा वस्तु जब हम शीशे में देखते हैं अपने प्रतिबिंब को तो क्या होता है, हमारा जो सीधा हाथ है हमें उल्टा दिखाई देता है, और क्या कहते हैं जो उल्टा हाथ है वो हमें सीधा दिखाई देता है, उसी को हम पार्श्व परिवर्तनीय कहते हैं। जिस प्रकार तुम देखो किसी कॉपी को रखना, कॉपी को कभी शीशे के सामने रखना, अगर आप कॉपी को शीशे के सामने रखोगे तो उसमें जो अक्षर है ना उल्टे दिखाई देंगे, उसको हम पार्श्व परिवर्तनीय कहते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक गोली दर्पण। तो गोली दर्पण, अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं, गोली दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, जैसे कि ये कांच है, ये कांच का खोखला गोला है, ओके, क्या ये कांच का एक खोखला गोला है, उसे काटकर, ये मैंने काट दिया तो ये मुझे ये प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा, काट कर उसके एक पृष्ठ पर उसके एक और कलई कर दिया, मतलब कि इस ओर मैंने कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाते हैं, और इसके इस ओर कलई कर दी तो इनको क्या हो जाएगा, गोली दर्पण कहलाएंगे। अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, पहले चीज आती है हमारी अवतल दर्पण, दूसरी आती है हमारी उत्तल दर्पण। ओके, उत्तल दर्पण, तो देखो अवतल दर्पण मैं आपको बताऊं पहला वाला, तो जो मैं बताने वाला हूँ पहला वाला अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण की परिभाषा है वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, जैसे कि ये गोली दर्पण, सॉरी वो तो उत्तल दर्पण की परिभाषा थी, गलत बोल दिया मैंने, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, जैसे कि ये है, ये हमने कली कर दी, परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे कौन सा है, ये है परावर्तक पृष्ठ, ये वाला, ये यही तो है परावर्तक पृष्ठ, और अंदर की ओर दबा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। ओके, ये कहलाएगा अवतल दर्पण। अब बात चलती है उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण की परिभाषा है हमारी वह गोली दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, मतलब कि जिसका जो पेट है ना बाहर की ओर उभरा होगा, परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हमें यहाँ पे दर्पण पहचानने में क्या करना है, कलई को देखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ उनको, जैसे ये उत्तल दर्पण, अब यहाँ पे आप देखो परावर्तक पृष्ठ हमारा कौन सा है, ये वाला है, बाहर वाला, बाहर की तरफ उभरा है, तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ओके, मैं आप बताना मुझे कौन कौन से दर्पण है। ओके, मैं आपको दर्पण बताऊंगा।
कुछ दर्पण मैंने बनाए हैं। अब आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल। तो आप देखो यहाँ पे ये कौन सा दर्पण लगा है आपको, उत्तल। सोचो जरा, ये है अवतल दर्पण। क्यों है अवतल दर्पण? क्योंकि देखो उभरे हुए पृष्ठ पे कलई कर दी है मैंने, तो जो अंदर की ओर दब रहा है कौन सा दब रहा है, परावर्तक पृष्ठ दब रहा है, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, और इसको कहते हैं कलई किया हुआ पृष्ठ। ओके, कलई लिख देता हूं। इसी प्रकार अब इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण करेंगे, अवतल की उत्तल। ये हमारा उत्तल दर्पण क्यों है, क्योंकि मैंने अंदर दबे हुए पृष्ठ पर कलई की है, ना कि बाहर उभरे हुए पृष्ठ पर। तो उभर कौन सा रहा है, परावर्तक पृष्ठ, इसलिए है उत्तल दर्पण। यह अवतल, यह उत्तल, ये कौन सा है बताओ। इसमें अंदर दबे हुए पृष्ठ पर हो रहा है, मतलब कि अंदर दबे हुए पृष्ठ पर हो रही है कलई, तो परावर्तक पृष्ठ है उभरा हुआ, तो कौन सा है दर्पण, ये उत्तल दर्पण। इसी प्रकार ये भी है उत्तल दर्पण, ये दोनों है उत्तल दर्पण। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होते हैं। अब इनकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव, फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष। अब मैं आपको उन्हें भी समझाऊंगा। ओके, चलिए चलते हैं उन टॉपिकों पे। दर्पण का ध्रुव, तो अगला टॉपिक है हमारा दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण की ध्रुव की मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। जैसे कि ये हमने दर्पण बना लिया है, ये क्या है, गोली दर्पण है। इसको मैंने आधा काट लिया है, आधा मैंने दिखा दिया है डेड करके आपको। तो जो आधा मैंने काटा है उसकी उभरे हुए पृष्ठ पर मैंने कली कर दी है, तो ये हमें कौन सा दर्पण प्राप्त हुआ, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे कि दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण का ध्रुव गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कि गोली दर्पण है, अवतल दर्पण ही तो गोली दर्पण कहलाएगा, उसका मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसको तो क्या बोलेंगे हम, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगली हेडिंग किस पे, वक्रता केंद्र पे। क्या होती है वक्रता केंद्र हमारी, वक्रता केंद्र। ओके, तो देखो वक्रता केंद्र, इसको मिटा देता हूँ, गलत है क्या है फिर से। वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र की क्या परिभाषा होती है, वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, ये गोली दर्पण है आधा, जिस खोखले गोले का भाग, मतलब ये पूरा गोला है, गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को, केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे, केंद्र यहाँ पे तो होगा, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा कंप्लीट हो गई। आप दोबारा सुनिए, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से, सी मतलब सेंटर। ओके, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ओके, तो ये हमारी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या में भी कुछ नहीं है, इसकी भी परिभाषा ऐसे ही बन जाएगी, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, तो त्रिज्या क्या होगी इस गोले की, दूरी होगी, कहां से, त्रिज्या किसी बिंदु से लेकर केंद्र तक की दूरी को, मतलब की ये वाली होगी वक्रता त्रिज्या आर, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और ओके, अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, ओके, मुख्य अक्ष बताता हूं मैं, चौथा पॉइंट है, सॉरी, मुख्य अक्ष। ओके, तो मुख्य अक्ष की बहुत सिंपल परिभाषा है, दर्पण के मतलब कि वक्रता केंद्र, जो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, ये मिलाने वाली सीधी रेखा, जैसे ये सीधी रेखा है, मिलाने वाली सीधी रेखा उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, तो ये हमारी कहलाएगी मुख्य अक्ष। ओके, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, तो पांचवा पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। अब आप पूछोगे फोकस दूरी क्या होगी, वो सॉरी फोकस बिंदु, जब तो फोकस दूरी बताएंगे बाद में, तो फोकस बिंदु चलते हैं। फोकस बिंदु क्या होता है हमारा, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के लिए मैं अलग चित्र बनाता हूं, जैसे कि ये है फोकस बिंदु की परिभाषा ही कुछ ऐसी है,
ये मैंने बनाना है, अवतल दर्पण बना लिया ये मैंने। ओके, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। ओके, और ये कोई वस्तु है, यहाँ पे मैंने कोई वस्तु खड़ी कर दी, ए भी इसका नाम रख दिया। देखो अब इसकी परिभाषा है, फोकस बिंदु की परिभाषा, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, समांतर गई है सीधी, समांतर मतलब सीधी रेल की पटरियों की तरह, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन होगा यहाँ पे, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन होगा इस तरफ गई, जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे मिल रही है, उस बिंदु को अवतल दर्पण के फोकस बिंदु कहते हैं, या फिर मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है वो भी बताता हूँ। फोकस दूरी, ओके, तो फोकस दूरी होती है हमारी दर्पण की ध्रुव, अवतल दर्पण में देखो, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, ये है यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। सॉरी आर लिख दिया गलती से, स्मॉल एफ से, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा बताता हूँ, फोकस दूरी को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है, इन परिभाषाओं को आप लिख लेना, मैं बोलते तो जा रहा हूँ, आप लिख जरूर लेना। ओके ठीक है, तो दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या कहते हैं, जैसे कि ये है दर्पण के परावर्तक, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ एक, ये है परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये ऐसी तो मिलाएगी, मिलाने वाली सीधी रेखा उस बिंदु, उस दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वार बताता हूँ, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। तो चलते हैं अगले कुछ टॉपिक पे। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं, जैसे कि हम प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम है, उसके बहुत 4 नियम है, तो मैं आपको वो 4 नियम बताता हूँ। उससे पहले मैं ये मिटा लेता हूँ। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम। तो इसमें कुछ नियम है, प्रतिबिंब बनाना, हम कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल दर्पण द्वारा। तो देखो पहला नियम है हमारा, ये कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है हमारा। ओके, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और ये फोकस बिंदु है, मुख्य फोकस। ओके, तो यहाँ पे मैंने वस्तु रखी, तो इसका पहला नियम है हमारा कि मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, समांतर कैसे आएगी, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन होगा तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ओके, तो ये तो हमारा पहला नियम। दूसरा नियम सुन लो, तो दूसरा नियम क्या होता है हमारा, दूसरा नियम है इसी का जस्ट उल्टा है, दूसरा नियम हमारा बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा, ये है वही अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये केंद्र, ये फोकस, मुख्य फोकस, और ये हमारी वस्तु। ओके, ये भी इसका नाम रख दिया। तो दूसरा नियम है हमारा, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, देखो समांतर हो गई। और तीसरा नियम हो रहा है हमारा, तीसरा नियम है हमारा वक्रता केंद्र से रिलेटेड, ये भी बहुत सिंपल है। ये वही मुख्य अक्ष, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा मुख्य फोकस, ये हमारी दर्पण का ध्रुव, और ये हमारी वस्तु। ओके, ये भी। तो इसमें क्या होता है हमारे तीसरे नियम में, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, यहाँ पे गई, परावर्तन हुआ, उसी मार्ग में लौट गई। 4 नियम थे इसके। चौथा नियम और बता देता हूँ। चौथा नियम क्या है हमारा, ये अवतल दर्पण है,
ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस है, ये कोई वस्तु है, ए भी इसका नाम रख दिया। ओके, तो चौथा नियम है हमारा, जो प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पे आती है, जिस कोण से आती है उसी कोण से वह वापस लौट जाती है, अर्थात एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। ओके, एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। ओके, तो ये हमारे कुछ नियम है। सॉरी, गलती से यहाँ पे मैंने चैप्टर 8 लिख दिया था, अब ये भी देखा है, ये है चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में।